ठीक है, पेज नंबर 86 से कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 2F जो हम देख रहे थे ट्रांसफर ट्रांसमिशन, वो कंटिन्यू कर लेते हैं। लास्ट हमने सेक्शन 58 और 59 पे बात की थी। अब जो टॉपिक है यहाँ पे उसमें है लॉस्ट ट्रांसफर डीड्स। सिंपल प्रोसीजर दिया हुआ है, लैंग्वेज के साथ क्लियर कर लेते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है जो पॉसिबल है, जब ट्रांसफर डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी को भेज रहे हो या उनको शेयर कर रहे हो सकता है कि ट्रांजिट में डॉक्यूमेंट्स मिसप्लेस हो जाए, कोरियर के थ्रू भेजा या ऐसा कुछ है पोस्ट के थ्रू, तो गुड्स का लॉस होने का पूरा चांस है। इस सिचुएशन में बता रहे हैं द प्रोविजो ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट व्हेन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज बीन लॉस्ट और द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर हैज नॉट बीन डिलीवर्ड within the prescribed time limit, that is the 60 days from the date of execution, the company may register transfer on such terms as to indemnity as the board may think fit। मतलब इन शॉर्ट डॉक्यूमेंट ट्रांजिट में खो गया है, ऑब्वियसली आपके पास उसकी जेरोक्स कॉपी या कुछ ना कुछ होगा प्रूव करने के लिए कि डॉक्यूमेंट आपने भेजा था, रिसीट होगी कोरियर की पोस्ट की, तो वो सबसे आप प्रूव कर ही सकते हो। तो भले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया है फिर भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके ट्रांसफर को अप्रूव कर सकते हैं, ये ऑप्शन रहेगा। पर इसमें आपको उनको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा कि अगर वो ट्रांसफर करके देते हैं तो बाद में कंपनी के अगेंस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो, कंपनी को कोई लीगल एक्शन फेस नहीं करना पड़ेगा। आप उनको अश्योर कर दो, वो आपको अलाउ कर देंगे। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शुड बी सेटिस्फाइड दैट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर साइंड बाई और ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरर और बाय ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रांसफरी हैज बीन लॉस्ट। आपको उनको अश्योरेंस देना। प्रूफ में भी इन द फॉर्म ऑफ एन एफिडेविट, सिंपल है। अगर आपको अश्योरेंस देना ही है तो एक एफिडेविट फाइल कर दो, स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दो ये सिचुएशन जेन्युइनली हुई है, ये इसका प्रूफ है और हम खुद सर्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा हो चुका है। फिर भी आप ट्रांसफर अगर अलाउ करते हो तो इन फ्यूचर आपके ऊपर कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं आएगा, तो इतना एफिडेविट अपने दे सकते हैं। इन एडिशन द बोर्ड कैन टेक एन इंडेमनिटी ऑन सच टर्म्स एज इट थिंक्स फिट टू सेफगार्ड इट्स पोजीशन। इंडेमनिटी का मतलब ही होता है कि एक अश्योरेंस कि बाद में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी, आपके कहने पर हम ये अलाउ कर रहे हैं, हमारी कोई मिस्टेक नहीं। नेक्स्ट, डेलीगेशन ऑफ पावर्स फॉर ट्रांसफर। देखो ट्रांसफर के पावर्स को डेलीगेट करने का मतलब क्या है, हमने देखा था स्टार्टिंग में कि ट्रांसफर शुड बी अप्रूव्ड बाय ऑथोराइज्ड पर्सन, एंड ऑथोराइज्ड पर्सन इन दिस केस इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो जो भी ट्रांसफर एप्लीकेशंस आती है उनको अप्रूव करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना होता है। बट देखो अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट है ना डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे आती होंगी। अगर हम फिजिकल सर्टिफिकेट्स की बात करें, डीमैट में अब ये प्रॉब्लम नहीं है, तो उनका वर्कलोड कितना बढ़ जाएगा। मतलब रोज का एक रूटीन तो यही है कि जितनी ट्रांसफर एप्लीकेशन आई है उनका अप्रूवल करो, और ये फॉर्मेलिटी है कि भाई करना है। और नॉर्मली क्या होगा, मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शंस या ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द ट्रांजैक्शंस अप्रूव हो ही जाते होंगे, रिजेक्शन वाले केस तो बहुत रेयर होते होंगे। तो इसमें एक परमिशन इनको दी है, एज अ डायरेक्टर आप ये अप्रूवल वाली अथॉरिटी ना किसी को डेलीगेट कर सकते हो। उसका मतलब ये है कि अगर डायरेक्टर्स को ये डिसीजंस नहीं लेने रोज के रोज, तो किसी स्टाफ को हैंड ओवर कर सकते हैं कि जितने भी ट्रांसफर एप्लीकेशंस आते हैं अगर वो हमारी पॉलिसी के हिसाब से अप्रूव होने लायक है तो फिर आप उसको डायरेक्टली अप्रूव कर देना हमसे बिना पूछे। तो वो ऑफिसर जो है उसको डायरेक्टर से पूछने नहीं आना पड़ेगा, वो खुद भी अप्रूव कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अगर कोई ट्रांसफर एप्लीकेशन ऐसी है विच इज सब्जेक्ट टू रिजेक्शन, जिसमें रिजेक्शन आ सकता है, तो राइट टू रिजेक्ट डेलीगेट नहीं हो सकता। राइट टू रिजेक्ट किसके पास रहेगा, वो डायरेक्टर के पास ही रहेगा, वो किसी ऑफिसर को आप आगे डेलीगेट नहीं कर सकते। क्लियर? ये चीज आप देख लो, एक बार उसको रीड कर लो, लैंग्वेज पढ़ लो। ठीक है, उसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें क्लियर किया हुआ है, ओनली इन द केस ऑफ रिफ्यूजल टू रजिस्टर अ ट्रांसफर द डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू एक्सरसाइज देयर डिस्क्रिशन। तो रिफ्यूजल का काम उनका रहेगा, एक्सेप्टेंस का काम वो किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। सिंपल। क्लियर हो गया पॉइंट, समझ आया? आगे देखें। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर्स। इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये अपने ऑलरेडी पहले टाइम लिमिट तो देख ही चुके हैं। तो डिबेंचर्स के केस में सेम जैसे शेयर्स में हो रहा है वैसे डिबेंचर्स में भी हो सकता है। सेम इंस्ट्रूमेंट बनाओ, स्टैम्प करो, डेट एग्जीक्यूट करो और फिर उसका सबमिशन कर दो, तो टाइम लिमिट आएगी और कुछ भी नया नहीं आने वाला। आप उसको पढ़ सकते हो, उस आंसर में मेरी कोई नीड नहीं है। आगे वाले टॉपिक पे चलते हैं। ये ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू माइनर वाला पॉइंट बोला है, ये आंसर मैं लास्ट में लूंगा, थोड़ा टेक्निकल है। पहले बाकी के इजी पॉइंट्स कवर कर लेते हैं, लास्ट में एक बार इसको देख लेंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू पार्टनरशिप फर्म, ये पॉसिबल है क्या कि एक पार्टनरशिप फर्म के नाम से शेयर परचेज किए जाए और शेयर का अलॉटमेंट फर्म के नाम पे हो? तो बोला ऐसा पॉसिबल नहीं। उसका रीजन क्या है, पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इट इज नॉट एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसा एक कंपनी या एलएलपी में होता है, फर्म में ऐसा नहीं होता है। तो ट्रेड यूनियन होती है, एलएलपी होती है, कंपनीज होते हैं, दे आर सेपरेट पर्सन। उनके नाम पे असेट्स परचेज करना, इन्वेस्टमेंट्स करना पॉसिबल है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के नाम पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स हैं वो जॉइंटली अगर शेयर्स को परचेज करना चाहें तो अपने इंडिविजुअल जॉइंट नेम से परचेज कर सकते हैं, लेकिन फर्म का नाम यूज करना, उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करना, वो लीगली अलाउड नहीं। ये नॉर्मल कंडीशन होगी। इसका एक एक्सेप्शन है,
एक्सेप्शन है व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग इन अ सेक्शन 8 कंपनी। अगर आप नॉन प्रॉफिट कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट चैरिटी के फॉर्म में ही कर रहे हो ना। अगर उसमें आपको शेयर्स दिए भी जा रहे हैं तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉफिट शेयरिंग या कोई डिविडेंड मिलने वाला है, वो तो क्लियर है। तो क्योंकि आप एक अच्छे कॉज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो वहाँ पे इस कंडीशन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया और बोला कि पार्टनरशिप फर्म के नाम से अगर सेक्शन 8 कंपनी में इन्वेस्टमेंट होता है तो उनको शेयर्स अलॉट हो सकते हैं। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में अगर आप शेयर्स खरीदना चाहते हो फर्म के नाम से इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं। आगे ये समझ में क्लियर? तो ये कंडीशन है, इतना ही पॉइंट है इसमें और कुछ नहीं। नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज टू अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये हो सकता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन वाली बात ही नहीं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो क्योंकि एक कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अपने नाम पे वो शेयर्स परचेज कर सकती है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। हाँ, कंपनी की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव मैनेज करना पड़ेगा। जैसे मेरी कंपनी आपकी कंपनी में शेयर्स इन्वेस्ट कर रही है तो चलो इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे, मेरी कंपनी के नाम पे रजिस्टर हो गया, लेकिन जब बोर्ड मीटिंग जनरल मीटिंग होगी तो मेरी तरफ से कौन आएगा, वोटिंग करने का पावर किसको होगा, वो भी तो डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल एंटिटी के नाम पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आर्टिफिशियल एंटिटी वो सारे काम नहीं कर सकती जो एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है। तो मीटिंग्स को प्रैक्टिकली अटेंड करना, उसमें वोट करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो एक आर्टिफिशियल पर्सन नहीं कर सकता। तो यूजुअली क्या होगा, मेरी कंपनी की मीटिंग में हम एक रिजोल्यूशन पास करके डिसाइड कर लेंगे कि हमारी कंपनी की तरफ से कौन होगा रिप्रेजेंटेटिव जो सामने हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं उनकी मीटिंग्स अटेंड करेगा और वोट करेगा। तो यूजुअली किसी डायरेक्टर को राइट अपॉइंट किया जाता है और वो बोर्ड रिजोल्यूशन के थ्रू हो सकता है। ये क्लियर हो गया, बाद में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट, ट्रांसफर विदाउट द अथॉरिटी ऑफ ओनर। ऐसा हो सकता है क्या ओनर से बिना पूछे उसके शेयर आप बेच दो? है पॉसिबल? नहीं। तो अगर ऐसा किया भी तो क्या माना जाएगा? वॉइड। उस ट्रांजैक्शन का कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। मेरे शेयर्स है, मुझे बिना बताए आपने उसको किसी और को ट्रांसफर कर दिया, पहली चीज़ तो ये ट्रांसफर इफेक्टिव हो नहीं पाएगा, तो कंपनी का मैनेजमेंट भी उस चीज़ को वेरीफाई करेगा। लेकिन फिर भी अगर आपने कुछ फ्रॉड करके ऐसा कर भी दिया तो बायर को कोई राइट्स, कोई टाइटल मिल सकता है। अपने देखते हैं वो सेल ऑफ गुड्स में भी होता है कि भाई जिस के पास खुद के पास ओनरशिप का टाइटल नहीं है वो खुद से बेटर टाइटल किसी और को कैसे दे सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है कि आप जब खुद शेयर्स के मालिक हो ही नहीं तो आप वो शेयर किसी को कैसे बेच सकते हो। हाँ, अगर मैंने आपको अथॉरिटी दी है एज एन एजेंट या एज ए ट्रस्टी कि आप मेरे बिहाफ पे वो शेयर को बेच देना और उसका रिटर्न प्रूफ है तो ओके है, अदरवाइज वो नहीं चलेगा। तो ये कंडीशन यहाँ पे उन्होंने क्लियर की। इन केस ऑफ शेयर्स विच आर सोल्ड विदाउट द नॉलेज ऑफ द ओनर सच ट्रांसफर इज वॉइड इन जनरल केस। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स ही रखे हैं यहाँ पे। इसमें एक सिचुएशन भी है, सुप्रीम कोर्ट वाला पॉइंट है, वो भी उसमें देखना। अकॉर्डिंगली द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय द हस्बैंड ऑफ अ लेडी ओनर विदाउट हर अथॉरिटी वाज वॉइड। इवन हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो तो भी जो लीगली वॉइड है वो वॉइड ही रहने वाला है। इंडिविजुअली आपके राइट्स अपनी जगह होते हैं, एज अ कपल आपके राइट्स अपनी जगह होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हस्बैंड के नाम के शेयर्स है, वाइफ ने बिना बोले बेच दिए या वाइस वर्सा, वो भी नहीं चलेगा। क्योंकि आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन अपनी जगह, लीगल इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इंडिविजुअल हो वो अपनी जगह, तो वो भी यहाँ पे क्लियर हो गया। पोजीशन ऑफ अ ट्रांसफरर, ठीक है, ये भी एक आंसर सिचुएशन बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ट्रांसफरर और ट्रांसफरी दो पार्टीज होते हैं ना, एक शेयर बेच रहा है, दूसरा शेयर खरीद रहा है। जो ट्रांसफरर है वो शेयर बेच रहा है, जो ट्रांसफरी है वो शेयर परचेज कर रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में ट्रांसफरर की पोजीशन क्या है ट्रांजैक्शन में, उसकी अथॉरिटी, उसके राइट्स क्या है, उसके बारे में यहाँ क्लैरिफाई किया और बहुत सिंपल कंडीशन बोली जो कॉमन सेंस वाली बात है। ट्रांजैक्शन ये है कि भाई मुझे आपसे पैसा चार्ज करना है, एक शेयर ट्रांसफर डीड बना के देना है, उस पर साइन करके सब कंप्लीट करनी है फॉर्मेलिटीज और डॉक्यूमेंट्स आपको दे देना है। तो एग्जीक्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और पैसा पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपकी है। तो ये सारी सिचुएशन यहाँ पे कंप्लीट। अब इसके बाद क्या होगा, अगर शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें कोई भी डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आती है, मेरी तरफ से अगर कोई डिफॉल्ट या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे पता चल रहा है कि मैं एज अ ट्रांसफरर ट्रांसफर होने नहीं दे रहा हूँ, तो फिर उसमें गलती किसकी मानी जाएगी? मेरी। और उस वजह से अगर एज ए ट्रांसफरी आपका कोई भी डैमेज या कोई भी लॉस होता है तो कॉम्पनसेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। तो एज अ ट्रांसफरर मुझे अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा, ऑन दी अदर हैंड जो आप पैसा मुझे पे कर रहे हो ना, उसके बारे में भी यहाँ पे क्लैरिटी है। जब आपने मुझे पैसा पहले पे कर दिया और अभी शेयर का ट्रांसफर होना बाकी है, जब तक वो शेयर एक्चुअली में आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं हो जाते तब तक के लिए वो मनी जो है भले मेरे पास है लेकिन वो पैसा मेरा नहीं। समझ आए? वो पैसा मैं एज अ ट्रस्टी होल्ड करूंगा जब तक आपके नाम पे शेयर ट्रांसफर नहीं हो जाते। भाई प्रॉपर्टी तो मिल जाने दो सामने वाले को, फिर वो पैसे को आपको जैसे यूज करना है करो। ये बात भी यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी कि ट्रांसफरर का रोल ये है कि जब तक वो शेयर ट्रांसफर ना हो जाए तब तक मिला हुआ पैसा वो एज ए ट्रस्टी संभाल के रखे, फिर उसको मिसयूज ना करे। इस चीज को ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। और कोई कंडीशन है तो देख लेते हैं। इसमें एक सेकेंड लास्ट पॉइंट देखना, वो भी अच्छी कंडीशन है।
सेकेंड लास्ट पॉइंट में देखना क्या बोला है यहाँ पे। अगेन इन दोनों के बीच की बात हो रही है, ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच की बात हो रही है, जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिलेटेड। अब एक सिचुएशन आपको बता रहा हूँ। अपन ने पहले के टॉपिक्स में एक पॉइंट डिस्कस किया, दैट इज राइट शेयर्स। राइट शेयर्स वाला कंसेप्ट आपको ध्यान में है कि जहाँ पे कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स ऑफर करती है, और वो भी कम प्राइस पे, मार्केट रेट से डिस्काउंटेड रेट पे, जहाँ पे उसका कुछ बेनिफिट हो जाता है। अब सिचुएशन ऐसी है कि मैं आपको शेयर्स ट्रांसफर कर रहा हूँ, जो भी मेरे पास जिस कंपनी के शेयर है, और अपना ट्रांसफर का प्रोसीजर चल रहा है। डीड बनाया, कंपनी में एप्लीकेशन किया, नया सर्टिफिकेट बना, ये सब ट्रांजेक्शन चल रहा है। इन बिटवीन कंपनी ने राइट शेयर ऑफर कर दिए। अब अभी जब राइट शेयर कंपनी ने ऑफर किए तो उन्होंने तो अपने रजिस्टर में देखा होगा कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है, उन सबको नोटिस आ गया होगा। अभी तक शेयर आपके नाम पे ट्रांसफर हुए नहीं है, प्रोसेस चल रहा है। तो इन बिटवीन नोटिस किसको आया? राइट शेयर्स का, मुझे, ट्रांसफरर को। अब इस सिचुएशन में जब ये बात आपको भी पता चली तो आप वो राइट शेयर्स खरीदने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे क्योंकि सस्ते पड़ रहे हैं। तो आपने सोचा यार डबल फायदा हो जाएगा, इनसे जो शेयर खरीदे वो तो मिल गए, और राइट शेयर अपने को और सस्ते मिल जाए तो और एवरेज अपनी बेटर आ जाएगी, कम पैसों में ज़्यादा शेयर्स आ जाएंगे। अब आप वो राइट शेयर्स खरीदने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। क्यों ऐसा? क्योंकि मैंने तो शेयर बेचे इसलिए क्योंकि मुझे पैसों की ज़रूरत है। अभी और राइट शेयर खरीदने पड़ेंगे तो और पैसे कहाँ से लाऊंगा, तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अच्छा, अब आप क्या कर रहे हो? मुझे फोर्स कर रहे हो, कंपेल कर रहे हो कि सर ये ट्रांजेक्शन अगर पूरा करना है ना तो आपको कैसे भी करके राइट शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, क्योंकि हमें राइट शेयर चाहिए। तो आप ऐसा फोर्स कर सकते हो मुझे? बात पैसों की है ना, मुझे और पैसा नहीं खर्च करना हो तो मैं कहाँ से लाऊंगा? तो ऐसा ऑब्लिगेशन, ऐसा कंपल्शन आप मेरे ऊपर नहीं लगा सकते। कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी आप मेरे ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते। पहली चीज़ तो ये बोली। अब ये चीज़ इनफॉर्मली हो सकती है, फॉर्मली या लीगली नहीं हो सकती है। जैसे आप और मैं एक दूसरे को जानते हैं, तो आपने बोला सर आपको ऑफर आया तो एक काम करो, राइट शेयर के लिए सब्सक्राइब कर लो, पैसे भले हम भिजवा देंगे, आप पे तो कर दो, अपने नाम से एक बार इशू करा लो, वो शेयर भी फिर हमें ट्रांसफर कर देना। अंडरस्टैंडिंग पे चल रहा है तो ठीक है। लेकिन आप लीगली मुझे फोर्स करने जाओगे या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में डालोगे कि मुझे वो राइट शेयर खरीदने ही पड़ेंगे, ऐसी कोई ऑब्लिगेशन जो है वो काम नहीं करेगी। ठीक है, तो पैराग्राफ एक बार आप रीड कर लो, हाउएवर वाला जो पॉइंट बोला। इवन सेकंड पॉइंट भी पढ़ लो, सेकंड और थर्ड दोनों ही रीड कर लो। कुछ नहीं समझ आए तो बोलो, बोलो क्लियर। क्या नहीं समझ आया? बोलो। कंडीशन सिंपल है ना, आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे राइट शेयर खरीद के आपको देने ही पड़ेंगे। ऑफर मुझे मिला है तो राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट मेरा रहेगा। हाँ, ट्रांसफरर का तो उसमें भी उन्होंने वही चीज़ बोली कि यू कैन नॉट कंपेल, क्योंकि अगर शेयर्स ट्रांसफर हो गए होते और फिर ऑफर आया होता तो आपको ही आता, फिर तो मुझे कोई मतलब ही नहीं। आपका इंटरेस्ट है तो आप खरीद लो। लेकिन अभी ट्रांसफर मिड वे है, अभी तक ऑन पेपर शेयर होल्डर मैं हूँ, नया सर्टिफिकेट बना नहीं है, और उस पॉइंट पे कंपनी ने राइट ऑफर कर दिया तो वो प्रोसेस उनका पैरेलल चल रहा है। तो उन्होंने नोटिस मुझे भेजा, ऑफर मुझे किया। अब आपको जैसे ही पता चला आप मुझे फोर्स कर रहे हो, बोले नहीं सर अगर आपको ये ट्रांजेक्शन पूरा करना है ना तो राइट शेयर भी बाई करने ही पड़ेंगे। बोला यार मेरे पास और पैसे नहीं है, आप दे दो मैं खरीद लेता हूँ। आप बोले नहीं आप ही खरीद के दो, तो मैं डिनाई कर सकता हूँ कि वो आप मुझे कंपेल नहीं कर सकते। मैंने बोला ना वो इनफॉर्मली अंडरस्टैंडिंग है। आप बोले सर पैसे हम दे देते हैं ना अपने अकाउंट से, आप एक बार बाई तो कर लो, फंड हम ट्रांसफर कर देते हैं, खरीद लो, फिर हमें अलॉट कर देना या ट्रांसफर कर देना जैसे ये शेयर किए, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन आप मेरे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन डालोगे कि खरीदना ही पड़ेगा तभी ये वाला ट्रांसफर हम कंप्लीट करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो चीज़ क्लियर की, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में इसको ना एक केस की तरह यूज करके क्वेश्चन बना सकते हैं। सिचुएशन से ढूंढते हैं, जब केस बनाना होता है कुछ सिचुएशन होगी तो पूछेंगे ना, तो ये एक पॉइंट रेफरेंस में आ सकता है। तो सेकंड पॉइंट में मैंने आपको बोला कि जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है उसमें ट्रांसफरर को सपोर्ट ही करना चाहिए। कुछ पैसे उसको एडवांस में मिले हैं तो वो उसको एज ए ट्रस्टी संभाल के रखने चाहिए। फिर अगर ट्रांसफर ही उसके ऊपर ऐसा कोई राइट शेयर्स का बर्डन डालता है तो वो कंपल्शन में नहीं है और डिनाई कर सकता है। ये सब पॉइंट्स हैं। इसके बाद बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल्स। ऐसा ट्रांसफ़र चलेगा क्या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से अगेंस्ट जाके? तो वैलिड होगा ही नहीं ना, तो इसमें भी कुछ नया पॉइंट तो होना नहीं चाहिए। लैंग्वेज पढ़ लेते हैं क्या बोला। Where the article of a private company requires that the transfers of the company shares should be made with the previous sanction of the company's board of directors, the Supreme Court held that the transfer without such approval would be invalid. Obvious था, जब बोला है आर्टिकल्स में कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अप्रूवल से ट्रांसफर होगा तो उसके बिना आप ट्रांसफर कैसे कर सकते हो? तो इम्प्लाइड था कि वो नहीं चलेगा। अगर वायलेशन में ट्रांसफर हुआ तो फिर क्या होगा? रिक्वायरिंग दैट द शेयर्स मस्ट बी फर्स्ट ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग मेंबर्स, it was held that the transferor was not the proper person to object. अच्छा देख लेते हैं। Where a transfer was made in violation of a private company's articles requiring that the shares must be first offered to existing members, it was held that the transferor was not the proper person to object. एक्चुअली ट्रांसफरर के ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी जो आप काम कर रहे हो वो आर्टिकल्स के अगेंस्ट जा रहा है। तो जब आर्टिकल्स में ही वायलेशन हो गया तो ट्रांसफरर ऑब्जेक्ट करे ना करे, इस चीज़ पे कोई ऑब्जेक्शन रेज करे, कोई मतलब ही नहीं है ना। वो नहीं भी करेगा तो भी ट्रांजेक्शन रुक ही जाएगा, वो ऑब्जेक्ट करेगा तो भी ट्रांजेक्शन रुक जाएगा, बिकॉज
जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो आर्टिकल्स के अगेंस्ट जा रहा है, तो आपने आर्टिकल्स को ही वायलेट कर दिया तो और किसी को कुछ बोलने की नीड नहीं है, वो उस सेंस में बोला, तो उससे ज़्यादा उसमें कुछ नहीं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है ट्रांसमिशन का, फर्स्ट पार्ट तो रिपीट है, ट्रांसमिशन और सिक्योरिटी जो मैंने आपको पहले ही बताया रिपीट हो रहा है एग्जैक्टली, तो वो पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो चुका है। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी और डेथ, वो वाला जो एग्जांपल मैंने आपको दिया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑटोमेटिक शेयर्स ट्रांसफर हो जाते हैं, वो स्टोरी बता रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रांसमिशन इन केस ऑफ सोल ओनर। ठीक है, सोल ओनर मतलब एक इंडिविजुअल शेयर होल्डर है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके शेयर्स फिर किसको ट्रांसफर होंगे, तो ऑब्वियसली उसके जो लीगल एयर को होंगे। अब लीगल एयर में डिपेंड करता है कि कौन है, कि भाई जैसे अगर मेल पर्सन है, उसकी डेथ हो गई, मैरिड है, तो उसकी वाइफ लीगल एयर है, या फिर अदरवाइज सन या डॉटर है, तो वो डिपेंड करता है। इसमें हमने बात की थी कि अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो फिर उस सिचुएशन में अपने कोर्ट से सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, जिसको हमने बोलेंगे सक्सेशन सर्टिफिकेट, तो उसके बेस पे भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बोला है कि इसमें लीगल एयर जो है वो ऑटोमेटिकली मेंबर नहीं बन जाते, ट्रांसमिशन का प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद उनके नाम पे शेयर्स ट्रांसफर होते हैं, ये चीज़ भी क्लैरिफाई कर दी। फिर आगे ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स टू विडो, ये वाले केस में थोड़ा सा लीनियंसी कंपनी शो करती है और एक्ट में भी इसका रेफरेंस है। नॉर्मल जो हम बात कर रहे थे कि सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना शेयर ट्रांसफर नहीं करेंगे एंड ऑल, अगर किसी मेल पर्सन की डेथ है और उसके शेयर्स उसकी वाइफ को ट्रांसफर करने की बात हो रही है, तो वो कंडीशन को आप सेट असाइड कर सकते हो। मतलब एक कंपनी सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगे बिना भी वाइफ के नाम पे शेयर्स ट्रांसमिट कर सकती है। रीज़न ये है कि मोस्ट प्रोबेबली अगर हस्बैंड की डेथ हुई है तो वाइफ के अलावा और कोई बेटर क्लेम करने वाला क्लेमेंट हो ही नहीं सकता। आगे समझ में, तो क्लेम करने वाला और कोई इससे बेटर पर्सन है नहीं, तो वहाँ पे ना वो वाइफ से सिर्फ एक इंडेमनिटी बॉन्ड या एक रिटर्न एप्लीकेशन साइन करा लेंगे कि भाई आप ही राइटफुल ओनर हो और हमें आपको शेयर ट्रांसफर करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सेंसिटिव भी है। तो बोला कि कोर्ट के धक्के खिलाना, सक्सेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना, ये सब में थोड़ा सा उस पर्सन पे हार्डशिप हो जाएगी जहाँ ऑलरेडी ऐसा कोई मैटर हो गया, तो बेटर है कि हम अलाउ कर सकते हैं। हाँ, और कोई क्लेम करने आता है अदर देन स्पाउस या वाइफ, तो फिर उस सिचुएशन में सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना काम नहीं होगा, वहाँ पे वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, वैसे बोला। आगे बढ़े, ट्रांसमिशन और जॉइंट होल्डिंग्स। अब जैसे विडो वाली सिचुएशन थी ना, ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, इस छोटे से पॉइंट को भी वो केस में यूज कर सकते हैं। जो मैंने सिचुएशन आपको बताई वैसे ही वो एग्जांपल फ्रेम करके कोई कैरेक्टर्स का नाम, कोई कंपनी का नाम यूज कर लेंगे और बोलेंगे इस सिचुएशन में क्या होगा, सक्सेशन सर्टिफिकेट नेसेसरी है या नहीं। कंपनी वाले डिनाई कर रहे हैं, बोले नहीं सक्सेशन सर्टिफिकेट के बिना नहीं चलेगा, तो विडो के केस में कोई ऑप्शन है तो ये पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो पहले आप ट्रांसमिशन नॉर्मली समझाओ, उसको एक्सप्लेन करो एज अ प्रोविजन, और उसके बाद आप ये स्पेसिफिक केस को एक्सप्लेन करके फिर जो आपका क्वेश्चन में पार्टीज का नाम है, कैरेक्टर का नाम है, वो आप यूज कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज जाना है और वैसे कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूजन पहले से ना फर्स्ट लाइन में नहीं लिख देना चाहिए केस के फॉर्म में कि येस दिस इज ट्रू, दिस इज फॉल्स। पहले आप रीजन तो जस्टिफाई करो कि जो आप कंक्लूड करना चाहते हो उसके लिए एक्ट में क्या बोला है। एक्चुअली आपका ओपिनियन नहीं मांग रहे, एक्ट के अकॉर्डिंग क्या ओपिनियन बनता है वो मांग रहे हैं। आपको जो भी सही लगता है, गलत लगता है, आप कौन हो, मैं कौन हूँ ओपिनियन देने वाला, जो एक्ट बोल रहा है वही होगा ना। तो पहले एक्ट का रेफरेंस एंड देन उसके बेसिस पे आपका कंक्लूजन, तो वो एक सही तरीका है प्रेजेंटेशन का। ट्रांसमिशन और जॉइंट होल्डिंग्स, ये भी कॉमन सेंस वाला पॉइंट है। जॉइंट होल्डिंग, एक से ज़्यादा शेयर होल्डर्स एक ही शेयर को कॉमनली होल्ड कर रहे हैं। अब ऐसे शेयर को ट्रांसमिशन करने की बात है, ट्रांसफर की बात नहीं है। ट्रांसफर में तो क्या होगा, सब साइन करेंगे, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर जॉइंट होल्डर्स में से किसी एक जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाए तो फिर उसके हिस्से के शेयर्स किसके, इसके लिए क्या सॉल्यूशन निकाले। फिर आप ये भी सोच सकते हैं ना कि जिसकी डेथ हो गई उसका कोई लीगल एयर तो होगा, तो वो जॉइंट होल्डिंग में वो रिप्लेस कर देगा, ऐसा भी हो सकता है। दिस इज वन ऑफ द पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है जिसको बोलते हैं आइदर और सर्वाइवर। इसका मतलब ये है कि 3 लोगों ने जॉइंट होल्डिंग में शेयर परचेज किए, अगर किसी एक की डेथ हो गई तो उसके शेयर बाकी 2 के हो जाएंगे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो ये बैंक अकाउंट में भी ऐसी, एफडी और वो सब में भी ऐसी कंडीशन होती है, आइदर और सर्वाइवर। तो या तो सब लोग या फिर जो सर्वाइव कर रहा है वो। तो ये आपने जो बोला कि भाई सर जिसकी डेथ हो गई उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव तो होगा फैमिली मेंबर, उसको जॉइंट होल्डर बना देंगे, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कि अगर ऐसे आपने कंडीशन नहीं रखी है तो फिर जो बाकी के होल्डर्स है उसमें वो शेयर होल्डिंग डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें पहले से ट्रांसपेरेंट होती हैं। कंपनी जब शेयर्स ऑफर करती है जॉइंट होल्डिंग में तो उनके आर्टिकल्स में, उनके ऑफर लेटर में, इशू करने की कंडीशंस में सब चीज़ क्लियर होती है। तो जॉइंट होल्डर्स को पता है कि ऐसी सिचुएशन में आगे क्या होने वाला है, कुछ भी उसमें हिडन नहीं है। बट ऑल्टरनेटिव दोनों है, मतलब फ्लेक्सिबल कंडीशन है, सब्जेक्टिव है, वो किस तरफ भी जा सकती है। क्लियर है, ठीक है। थियरी वाइज बहुत ज़्यादा कंटेंट लिखा है, आउटकम उतना ही निकलेगा, वर्ड टू वर्ड नहीं जाते अपने उसमें। नेक्स्ट एक देखना डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए। डिफरेंस बिटवीन तो ये लोग पूछते ही हैं।
और ऐसा भी नहीं है कि बहुत टफ वाले कॉम्प्लिकेटेड वाले पूछेंगे। शेयर और डिबेंचर का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, मेमोरेंडम आर्टिकल का डिफरेंस पूछ लेते हैं। तो जो 4 डिफरेंस बिटवीन आते हैं, 2 तो इतने सिंपल होते हैं कि कोई भी लिख सकता है, तीसरा वाला थोड़ा 50-50 लगेगा आपको, और फोर्थ वाला थोड़ा एडवांस लेवल होगा। तो ये पूरा सेक्शन 16 मार्क्स का आपको डिफरेंस बिटवीन का मिल सकता है। काफ़ी पेपर्स में बैक टू बैक उन्होंने एक डिफरेंस बिटवीन का पूरा सेक्शन ही पूछा है। तो 16 में से 10, 11, 12 मार्क्स निकालना एवरेज किसी के लिए भी पॉसिबल है, और आपके टोटल 50 के एवरेज में वो 10-12 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, सीधे सीधे मार्क्स मिलते जाएंगे। क्योंकि पॉइंट वाइज मार्किंग होती है, मार्क्स कट होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, उनको भी मार्क्स देने ही पड़ते हैं। तो 4 में से 3-3.5 तक आप जा सकते हो, वो पर आंसर वो पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इसलिए कोई भी डिफरेंस बिटवीन हो उसको लाइटली मत लेना। 4-4 पॉइंट दोनों तरफ के आपको पता हो, उतना मिनिमम आप प्रिपेयर करके ही जाना। एक आध एक्स्ट्रा लिख के आओगे चलेगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखेंगे तो इट इज़ ओके। ये पढ़ लेना, अगर कुछ लैंग्वेज में डाउट होगा कोई पॉइंट में तो अपने देख लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे, और कुछ है ऐसा सिंपल वाला तो देख लें। ठीक है, इतना ही रखते हैं, बाकी के पॉइंट्स कल देखेंगे। चैप्टर में कंटेंट है अभी भी काफ़ी, 2 दिन तो मिनिमम और लगेंगे इसमें।